नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात सेहत की। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हमारे शरीर की सबसे मजबूत और लचीली हड्डी, रीढ़ की हड्डी की। शरीर के अन्य अंगों की तरह इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार हमारी लापरवाही और असंतुलित खराब जीवन शैली की वजह से रीढ़ की हड्डी में दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसका अगर समय रहते उपचार नहीं करवाया गया तो रीढ़ की हड्डी में होने वाला दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, असहनीय हो जाता है और इसका सीधा असर फिर दिमाग के ऊपर पड़ता है। आपको शारीरिक और मानसिक परेशानियां, दोनों ही परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। साथ ही साथ बढ़ती उम्र का असर भी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। हमारे बैठने का गलत तरीका, खराब जीवन शैली, व्यायाम ना करना, अनियंत्रित डायबिटीज़, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, इसके पीछे कितने बड़े फैक्टर्स हैं। खराब लाइफस्टाइल के चलते रीढ़ की हड्डी का कमज़ोर होना आज के दौर में मानो एक आम शिकायत बनती जा रही है। ऐसे में इससे कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी के दर्द को होने से रोका जा सके, या उसका उपचार क्या होना चाहिए, क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्या ऐसे कोई घरेलू उपाय भी है जो आजमाए जा सकते हैं। रीढ़ की हड्डी का हमारे नर्व से क्या है कनेक्शन, आज करेंगे बात। चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। तो रीढ़ की हड्डी में दर्द क्यों होता है, क्या कुछ इसके पीछे के कारण होते हैं, क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं, उपचार कैसे करवाया जा सकता है, आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय मौजूद है, तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौमित्र द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण शर्मा भी हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर सौमित्र आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी सर, रीढ़ की हड्डी में दर्द के पीछे के क्या कारण होते हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण इसके लक्षण हैं, कैसे हम पहचाने और पहचानने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे? तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आप लोगों के बीच कुछ अपनी बातें करने के लिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, रीढ़ की हड्डी जैसे कि पहले ही हमारी एंकर साहिबा ने हमें कह दिया कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, उसको जो है कि हमें रख रखाव करना चाहिए। पर क्योंकि हमारी लापरवाही, हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस जो आजकल के हैं, फास्ट लाइफ है, जिसमें हम और सारे कामों को ज्यादा तवज्जो देते हैं और अपनी रीढ़ की हड्डी, अपने शरीर को कम, उसके कारण मतलब यंग एज से ही हमें ये तकलीफें धीरे धीरे करके आजकल शुरू होने लगी। ज्यादातर पेशेंट पहले हमारे पास जो आते थे वो वृद्धावस्था के होते थे, जिनकी रीढ़ की हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं और छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स की वजह से उनको जो है दर्द होता था और उसकी वजह से वो हमारे पास आते थे। और भी बहुत ही नसों की तकलीफें जो होती थी उसकी वजह से आते थे। बट अब रिसेंटली अब ऐसा हो गया है कि ज्यादातर यंग पेशेंट हमारे पास आते हैं क्रॉनिक बैकएक से लेके एक्यूट बैकएक, हर तरीके की प्रॉब्लम के साथ। उसमें जैसे कि ज्यादातर जो लोग हैं वो यंग हैं, एक्टिव हैं, ऑफिस गोइंग हैं, दे हैव अ काइंड ऑफ लाइक मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब बैठ कर ज्यादातर काम करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे लगातार अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, सामने काम करते रहते हैं, जिसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ उनकी जो मांसपेशियां हैं, जो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में मदद करती है जी, उसको जो है कि बिना एक्सरसाइज की स्ट्रेंथ न मिलने के कारण धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और उसके साथ ही साथ उनको जो है पॉस्चरल डिफेक्ट भी उनको होने लगते हैं। ये डिफेक्ट जो है परमानेंट जरूर नहीं होते हैं, टेम्परेरी ही सही, पर ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें लगातार दर्द का आभास कराते रहते हैं। ठीक है। और एक और नई चीज है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जिम गोअर्स जो एक्सरसाइज आजकल लोग कर रहे हैं यंग एज में, विदाउट मतलब किसी के ऑब्जर्वेशन, किसी प्रॉपर गाइडेंस के, जो बिना किसी ट्रेनर के, उसके कारण जो है एक्यूट बैकएक की कंप्लेंट आजकल ज्यादा आने लगी। बिल्कुल डॉक्टर सौमित्र, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेस किया है, क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है, और वो भी खासतौर पर जो पार्क्स के अंदर ओपन जिम होते हैं,
जहाँ पर ना कोई ट्रेनर होता, ना कोई इंस्ट्रक्टर होता, वहाँ पर बड़ी उम्र के लोग भी और छोटे छोटे बच्चे भी उन एक्सरसाइजेस को, उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ व्यायाम करने की कोशिश करते हैं, जो उनके लिए फिर लेने के देने पड़ने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वो चाहते हैं कि हम बॉडी बना लें, बुजुर्ग भी चाहेंगे कि हम पूरी तरह से एक्टिव हो जाएं ताकि हमें जिम में जाकर खर्चा भी ना देना पड़े, और वहां पर लेकिन बिना इंस्ट्रक्टर के व्यायाम करना उन्हें किस तरह से महंगा पड़ सकता है, जरा समझाइए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, बॉडी बना ले ये चीज गलत है। हाँ। बॉडी बनाई नहीं जाती, बॉडी हमें मिली है, उसका संरक्षण पहली जिम्मेदारी है हमारी। बिल्कुल। इसके लिए हमें नॉर्मल एक्सरसाइजेस करने होते हैं, नॉर्मल मिनिमल एक्सरसाइजेस टू मेंटेन द टोन ऑफ द बॉडी मसल्स। ठीक है, अगर हम वो मेंटेन कर लेते हैं, जिसमें कोर मसल्स होती है हमारी एंड बैक मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेक्स्ट कम्स द लेग मसल्स। तो इनकी जो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं सबको वो करना चाहिए, चाहे वो जिम जाके करें चाहे घर से करें, पर सबको करना चाहिए। ठीक है, इस बात का लोगों को ध्यान रखना होगा, हर उम्र के लोग, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की समस्या बड़ों से लेकर छोटों तक में आजकल देखी जा रही है। हमारे साथ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण, अब मैं आपसे रीढ़ की हड्डी का नर्व्स के साथ क्या कनेक्शन है, इसको डिटेल में समझना चाहूंगी। जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी। हमारा जो रीढ़ की हड्डी है ये छोटी छोटी हड्डियों से मिल करके बना है, जिनको हम वर्टिब्रेज बोलते हैं, छोटी छोटी वर्टिब्रेज से मिल करके बना है। और ये संख्या में 33 वर्टिब्रेज होती है ना। गर्दन में 12, डॉर्सल स्पाइन के रीजन में, लंबर स्पाइन के रीजन में 5, और फिर 3 सेगमेंट है सैक्रल और, ठीक है। तो ये वर्टिब्रेज जो है इसके सेंटर में कैनाल होती है, जिससे ब्रेन ये सभी मिलकर के एक वर्टिब्रल कैनाल बनाती है, जिससे ब्रेन के का लिम्बिक सेगमेंट जो है, जो ब्रेन स्टेम का पोर्शन है, इससे जुड़ा हुआ नीचे एक सिलेंड्रिकल सा पार्ट पूरे स्पाइनल कैनाल में रन करता है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड हर सेगमेंट से इससे नर्व निकलती हैं, नर्व रूट्स निकलते हैं जो मिलकर के नर्व बनाती हैं, और ये पेरिफेरी में मांसपेशियों तक जाती है। पेरिफेरी से सेंसेशन कैरी करके स्पाइनल कॉर्ड और वहां से ब्रेन को ले जाती है। ऐसे ही ब्रेन के द्वारा गवर्न किए हुए आदेशों का पालन करने के लिए कह लीजिए, जो संदेश है वो भी इन नर्व के थ्रू पेरिफेरल मसल्स में पहुंचते हैं। तो चूंकि ये नर्व जो है वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का जो एक कह लीजिए आगे का हिस्सा है, उससे एक मोटर नर्व रूट जो मांसपेशियों को जाता है के लिए नर्व भेजता है, और एक डॉर्सल सेगमेंट है जिसमें जो शरीर के विभिन्न पेरिफेरी के हिस्से हैं वहां से जो कह लीजिए कि सेंसेशन आते हैं उनको कैरी करता है, और ये दोनों मिल करके एक लैटरल एंड से इंटरवर्टिब्रल फोरामिना होता है, वहां से मिल करके ये एक नर्व बनाते हैं और फिर ये आगे से जाती है। तो वर्टिब्रल कॉलम का कोई बीमारी होगा जो नर्व को किसी तरीके से दबाएगा या अफेक्ट करेगा, तो उसकी वजह से इस पेन, जिसको हम न्यूरोजेनिक पेन बोलते हैं, न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं, वो अपीयर हो सकता है। और वो बैक पेन के साथ साथ जैसे पैरों में दर्द जाना, या अगर सर्वाइकल स्पाइन है तो हाथों में या कंधे में दर्द जाना, इस तरीके की चीज। ठीक है, ऐसे में डॉक्टर साहब लोगों को इसकी पहचान कैसे हो, यानी कि क्या कुछ वो इनिशियल सिम्टम्स पहचाने जाएं ताकि ट्रीटमेंट शुरू करने में देरी ना होने पाए? ये अच्छा सवाल है आपका। हमारे यहाँ जो ओपीडी है उससे अभी आजकल क्या चलन हो गया, प्रैक्टिस हो गया है, किसी को भी बैक पेन हुआ और उन्होंने जैसे MRI स्कैन इज नाउ वेरी इजीली अवेलेबल, MRI करवा लिया और उसमें कुछ थोड़े से प्रोसीजर्स हैं
या एक हर्निएशन है, बट वो सिग्निफिकेंट कुछ नहीं है और उनको लगता है कि ये नस को दबा रहा है और ये उनके बैक पेन का मुख्य कारण है। जबकि हमारे जो पैनलिस्ट ने जैसे बताया कि एक मुख्य कारण जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो आज एक बैक पेन का मुख्य कारण हो गया है और उन्होंने MRI कराया, MRI में ऐसी चीज मिल गई और उनको लगता है कि यही पेन का कारण है, अभी ठीक करना है। जबकि ये समझने की जरूरत है कि एक के साथ में करीब कह लीजिए कि 50 साल की उम्र में तो करीब 60-70% लोगों को इस तरीके की रीजनरेटिव चेंजेस MRI में मिल जाएंगे और 70 ईयर्स के बाद में 100% लोगों को मिलेंगे। तो इनका 1-to-1 कोरिलेशन जो है पेन के साथ में नहीं है। कभी भी ऐसा पेन जो बैक के साथ में जैसे लोअर बैक में हो रहा है और वो नीचे पैरों में जा रहा है, घुटने के नीचे जा रहा है, उसके अलावा पैरों में झंझनाहट होना या सुन्नपन होना, ऐसी कोई चीज हो रही है तो ये लक्षण है कि नर्व को दबा रहा है, ऐसी चीज हो सकती है। या जैसे पैदल चलने से थोड़ी देर में दोनों पैरों में दर्द होने लगना जिसके लिए बैठना पड़ जाए या झुक करके चलना पड़ रहा है या पैरों में झंझनाहट, पैरों में कमजोरी महसूस हो रही है, तो वो इसका लक्षण है कि वो नस के दबने की वजह से हो सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में न्यूरोलॉजी सभी बिल्कुल इन सिम्टम्स को देखने के बाद व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर सौमित्र द्विवेदी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सौमित्र, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि दरअसल देखिए सर, आजकल का जो ट्रेंड बना हुआ है, लगातार ऑफिस आवर्स में भी या फिर घर पर भी अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लैपटॉप पर काम करना, मोबाइल का इस्तेमाल करना, अत्यधिक इस्तेमाल करना अगर मैं कहूं तो ज्यादा सही रहेगा, झुककर आगे की तरफ काम करना, तो सर इससे रीढ़ की हड्डी की जो प्राकृतिक बनावट होती है उसमें क्या परिवर्तन आ जाता है और क्या उसी बदलाव की वजह से रीढ़ की हड्डी में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है? इसको लेकर हमें क्या करने की आवश्यकता है, कि इन चीजों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए सर नौकरी तो करनी है। सवाल अभी उठाया है, ज्यादातर पेशेंट हमारे पास, जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि एक यंग एज के आते हैं और उनके पास यही समस्या होती है कि उनकी कमर या फिर अपर बैक में पेन हो रहा है, लगातार हो रहा है जी, और पूरी तरीके से उसको रेस्ट न मिलने के कारण ये जो है विशेष साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है कि हमारा दर्द जो है वो पूरा खत्म नहीं हुआ और हम काम करते रहे और ये साइकिल चलती रहेगी दर्द के साथ हमारी। कुछ समय बाद ये 1-2 महीने का हो जाएगा और आप इसको लेकर जो है डॉक्टर के पास जब पहुंचते हैं तो आपको वो सलाह देते हैं कि आप पॉस्चरल मेंटेनेंस एक्सरसाइजेज लाइक कोर बॉडी एक्सरसाइजेज एंड अपर बैक एंड लोअर बैक एक्सरसाइजेज रेगुलर करें, बट आपके इस पेन के खत्म होने के बाद इन एक्सरसाइजेज को शुरू करना है। यूजुअली ये एक टिप है कि एक्सरसाइजेज कभी भी पेन रहते नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वरना ये आपका दर्द और बढ़ जाएगा और आपका कंप्लायंस की भी, मतलब आप दवाओं और जो आपके डॉक्टर की सलाह है आप उसको मानने से पीछे हट जाते हैं और उस दर्द को आप लेके जीना शुरू करते हैं। ऐसी चीज ये है। और दूसरा जो आपने पॉस्चरल बताया कि फोन और मोबाइल फोन और लैपटॉप के इस्तेमाल के कारण, इसमें पॉस्चरल जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो है बेसिकली आपका जो अपर बैक होता है इसमें जो है कि आपकी कर्वेचर इंक्रीज हो जाती है, उससे जो यंग एज में कुबड़ निकलना, हल्का सा जो ये शिकायत आजकल यंग एज में लोग कर रहे हैं। इवन आपके जो है कि जो शोल्डर्स होते हैं, कंधे आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, ये सारे फॉर्चुनल डिफरेंसेस हैं जो हम देखने को हमें मिल रहा है इवन लैपटॉप और मोबाइल का कंटिन्यूसली इस्तेमाल करने से और एक्सरसाइजेस ना करने। अब एक्सरसाइजेस देखिए बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको हमें घर पे करना होता है और डेली देखिए सबको करने के लिए मेरा एडवाइस इसीलिए मैं अपनी ओपीडी में भी यही करता हूँ और जहाँ भी मुझे और लोग मिलते हैं मैं उन्हें यही एडवाइस करता हूँ। अब यूजुअली क्या होता है कि पेशेंट जो आते हैं वो दे आर ओरिएंटेड टू फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को, लाइक कि आप उन्हें कोई पेन रिडक्शन मोडालिटी का इस्तेमाल कराते और उनका फिर पेन खत्म हो जाए और वो उसके बाद भूल जाएंगे कि आपने उन्हें क्या एक्सरसाइजेस करने के लिए बोला। ठीक है, और ऐसी एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यूजुअली एडवाइस करता हूँ कि लोअर बैक पेन जब लोगों को होता है जिसे हम मैकेनिकल लो बैक पेन कहते हैं, लंबा को, उसमें जो है कि आपकी मांसपेशियां कमजोर होने के कारण जब आप लगातार काफी देर तक बैठते हैं, बैठे रहने से आपके लंबा जो रीजन है जो लोअर बैक होती है
वहाँ ठीक पे है। सपोर्ट न होने के कारण हाँ। इस तरीके की चेयर आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें लंबा सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूसली पेन बना रहता है। अब उसमें क्या करना है, फॉर रिलैक्सेशन आप ठीक है। रात के समय में तो सिंपल से आपको करना है कि अपने घुटनों को दोनों को मोड़ के उन घुटनों के नीचे जो है पिलो के सपोर्ट रखें, जिससे ठीक है। कम से कम आधे 1 घंटे आप इसी अवस्था में आराम करें। ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी जो लोअर बैक है उसका कर्वेचर आपके मैट्रेस के कर्वेचर से एकदम पैरेलल हो जाता है और आपकी मसल्स फुल रिलैक्स करती है। इससे आपका क्या है, जो दर्द आपका लगातार चला आ रहा है उसको धीरे धीरे ऐसे में जिन लोगों को नरम गद्दे पर सोने की आदत है उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बढ़ते 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 समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ऐसे में डॉक्टर सौमित्र, क्या रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर भी हो जाता है? वो किस वजह से होता है और क्या उसका ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है? देखिए, रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर कई तरीके के होते हैं, जिनमें एक बेनाइन और मैलिग्नेंट दोनों में डिवाइड किया जाता है। यूजुअली देखिए, जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो किसी को हानि नहीं पहुंचाते होते, उनको हमें सर्जरी करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। ठीक है। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है बेसिकली उसका इलाज हम एमआरआई, पहले शुरुआत उसकी एमआरआई, फिर बायोप्सी कंफर्मेशन के बाद देन प्लानिंग हम करते हैं सर्जरी की। तो इट्स लाइक टीम मैनेजमेंट बाय न्यूरोसर्जरी एंड एन ऑर्थोपेडिक सर्जन बोथ इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ सर्जरी। तो ट्यूमर जो है बेसिकली जो है शुरुआती जो है हल्के दर्द की तरह ही शुरू होता है, जैसे आपके और सारे कमर दर्द होते हैं। इसलिए कमर दर्द अगर आपका जो है 3-4 हफ्ते से ऊपर अगर पहुंच रहा है तो उसके लिए आप अपने कंसल्टेंट या फिर किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन किसी से आप कंसल्ट जरूर करेंगे, जिससे आपका प्राइमरी असेसमेंट हो जाए, मतलब क्लिनिकल भी और रेडियोलॉजिकल भी, कि ऐसा कोई तकलीफ आपको नहीं है। इसके बचाव के लिए यही एक तरीका है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर प्रवीण, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे शरीर के अन्य अंगों के साथ साथ रीढ़ की हड्डी पर भी असर पड़ने लगता है, वो भी कमजोर होने लगती है। ऐसे में डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, क्या कुछ खास करने की आवश्यकता है? क्योंकि देखिए, बढ़ती उम्र तो रोकी नहीं जा सकती, लेकिन रीढ़ की हड्डी मजबूत बनी रहे, क्योंकि ये सबसे मजबूत स्तंभ है हमारे शरीर का, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का। इसको लेकर क्या करने की आवश्यकता है? क्या कुछ खास हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने की आवश्यकता है? कुछ ऐसी खास चीजें जिसे खाने से हमें हमारी हड्डियों को मजबूती मिले? मुझे लगता है डॉक्टर सौमित्र ऑलरेडी इस चीज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि फिजिकल एक्टिविटी, वो इम्पोर्टेंट है। अगर फिजिकल एक्टिविटी रहेगी तो बोन्स को ब्लड सप्लाई भी नेचुरली मिलती रहेगी, एंड ब्लड सप्लाई भी जरूरी है। इसमें कैल्शियम फ्लो के लिए और प्लास्टिक एक्टिविटी के लिए कैल्शियम बनी रहने के लिए, ठीक है। और ये जो जैसे मैंने बताया कि वटी भी होती है, वटी रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जिसको मन के बोलते हैं, रीढ़ की हड्डियों के बीच में है, तो ये इसमें क्या है 80% देयर इज वाटर, और ये कुशन की तरीके काम करते हैं। जब हम चलते हैं, जैसे दौड़ते हैं, तो हमारे शरीर से पैर से जो झटका ऊपर को ट्रांसमिट होता है, वो शॉक एब्जॉर्बर का ये काम करते हैं। तो इनके ये जो है ये एक के साथ में डिहाइड्रेट होते जाते हैं, धीरे धीरे डिहाइड्रेट होते जाते हैं। ठीक है। तो स्पाइन स्टिफ होता जाता है, थोड़ा सा कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है। तो इसमें अगर फिजिकली एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर, ठीक है, कुल मिलाकर एक्सरसाइज पर हमें हर हालत में ध्यान देना होगा। हम कितने भी बिजी क्यों ना हो, हमें योगा के लिए, हमें एक्सरसाइज के लिए समय निकालना होगा। डॉक्टर सौमित्र, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे फिर से चाहूंगी। दरअसल कुछ खास ऐसी चीजें, क्योंकि कहते हैं दादी नानी से हमने काफी बार सुना है कि बादाम खाने से, अखरोट खाने से हड्डियां मजबूत होती है, तो अपनी डाइट में किन किन चीजों को हमें शामिल करने की आवश्यकता है ताकि वृद्धावस्था तक हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत बनी रहे? क्या कहेंगे आप? आपको हफ्ते में 2 बार कम से कम जो है आपको ड्राई फ्रूट लेना जरूरी होता है। ठीक है। उसके साथ साथ आपको कैल्शियम और विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं बनता है, तो हमें या तो उसे सिंथेटिक फॉर्म में अपने टैबलेट या सिरप के फॉर्म में लेना पड़ता है, या फिर हम सवेरे की धूप ले सकते हैं। बिल्कुल, विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए। ठीक है।
और ऐसे में डॉक्टर सौमित्र, एक और मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है सर, क्या कुछ घरेलू उपचार भी होते हैं रीढ़ की हड्डी में दर्द के आराम के लिए? क्योंकि मैंने सुना है कि भाई सरसों के तेल की मालिश कर लीजिए या मेथी दाने के पानी को आप खाली पेट पी लीजिए तो आराम पड़ता है। सर ये मिथ्स है या वाकई में कारगर है, जरा क्लियर कीजिए। देखिए ये हमारे साइंस से थोड़ा अलग है, तो एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। और आप अगर इसका जो है कि क्लैरिफिकेशन किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछेंगे तो शायद वो बता सकते हैं। क्योंकि देखिए होम रेमेडीज में एक मैंने आपको एग्जांपल बता दिया और वो पिलो सपोर्टेड स्लीपिंग के लिए, ठीक है, उसमें जो है कि उसमें आपका पेन काफी कम हो जाता है, जो मैकेनिकल बैक पेन होते हैं। और पॉस्चर कंट्रोल के लिए आपको अपने आप को जागरूक करना होगा और कोई तरीका नहीं। ठीक है। और तनाव और मोटापा, ये दोनों फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? तनाव और मोटापा साथ साथ चलते हैं, और जितना आप तनाव अपनी जिंदगी में रखेंगे उतना ही जो है आपके लिए मुश्किल होगा कि आप अपना वजन घटा पाए किसी भी तरीके की एक्सरसाइजेस से या फिर किसी भी तरीके से डाइट प्लान से आप अपना वजन नहीं घटा सकते। बिल्कुल। और तनाव को कैसे कम किया जाए, डॉक्टर प्रवीण शर्मा, इस पर मैं जल्दी से आपका भी कमेंट चाहूंगी, क्योंकि आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं। मानसिक परेशानियां जो उत्पन्न होती है उनसे कैसे डील किया जाए, तनाव को कम कैसे किया जाए ताकि अल्टीमेटली हमारे शरीर का हर अंग चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, और उसमें रीढ़ की हड्डी भी शामिल। क्या कहेंगे? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये देखिए कि किस वजह से तनाव हो रहा है, ये इंसाइट होना जरूरी है। वर्क प्लेस में हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट मे बी द रीजन फॉर द स्टेट, है ना, या अननेसेसरी किसी जैसे सीरियस इश्यूज है उसका तनाव दिमाग पे है। ठीक है, ये चीजें हैं, और ये अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनको अवॉइड कर सकते हैं तो विदाउट मेडिकेशन दिस कैन हेल्प। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो तनाव है ये एक फैक्टर है जो पेन के परसेप्शन को बढ़ा देता है। यही वजह है कि नॉन मेडिकल मेथड्स लाइक एक्यूपंक्चर, ये सब चीजें भी हमको रिलीफ देती है इस पेन बैक पेन के सिस्टम से। ठीक है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं जाते जाते डॉक्टर सौमित्र आपसे मैं फाइनल कमेंट भी चाहूंगी, और सर ये भी बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर टेस्ट भी होता है कि अगर लगातार काफी समय से किसी शख्स को रीढ़ की हड्डी का दर्द सता रहा हो तो उस पर्टिकुलर टेस्ट को वो जाकर करवा सके ताकि उसको एटलीस्ट पता लग जाए कि रीजन क्या है? कोई यूनिवर्सल एम्पिरिकल टेस्ट तो नहीं है, आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही कोई आगे टेस्ट कराने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है सर, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी डॉक्टर प्रवीण शर्मा, जाते जाते क्या सलाह देंगे आप? क्लिनिकल जजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ कॉज पता करने के लिए क्लिनिकल इवैल्यूएशन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। हो सकता है कि जो चीज एमआरआई या एक्सरे में हमें दिख रही है वो अनरिलेटेड हो, ऑल टुगेदर अनरिलेटेड हो उसके कारण से। जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स को न्यूरोपैथी की वजह से पेन हो सकता है, उससे अनरिलेटेड है ऑल टुगेदर, है ना। ठीक है, तो ये सारे टिप्स अगर लोग फॉलो करें तो जरूर उन्हें रीढ़ की हड्डी के दर्द से निजात मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सौमित्र द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रवीण शर्मा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, समय देने के लिए और ये सारे एडवाइसेस बताने के लिए। उम्मीद है ये सारे टिप्स आप जरूर फॉलो करेंगे और इस तरह से रीढ़ की हड्डी के दर्द को आप अवॉइड कर सकेंगे, और अगर फिर भी हो रहा है तो उसके निजात पा सकेंगे इन उपचारों के माध्यम से। चलिए, मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।